जहां पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाली चीजें होती हैं उन सब चीजों पर मैं इस चीज को अप्लाई कर सकता हूं। मतलब जैसे अगर मैं इक्वेशन लिख रहा हूं v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, तो मैं यहां g को रिप्लेस कर सकता हूं विद क्यू ई बाय एम। अगर मैं लिख रहा हूं v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, तो मैं g को रिप्लेस कर सकता हूं विद क्यू ई बाय एम। अगर मैं लिख रहा हूं रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, तो मैं यहां पर g को रिप्लेस कर सकता हूं विद क्यू ई बाय एम। चलिए, हमेशा पार्टिकल की वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है, अपनी डायरेक्शन में लाता है या लाने की कोशिश करता है। जब भी एक्सेलरेशन होगा, वो जिस भी पार्टिकल को वेलोसिटी दे रहा है वो हमेशा उस पार्टिकल को अपनी ही डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। तो इस पार्टिकल का पाथ इसके पैरेलल। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने फिजिक्स कोर्स पर। अभी तक हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के बारे में। हम स्ट्रेट वायर कर चुके हैं, हम सर्कुलर रिंग कर चुके हैं, हम आर्क कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करता है तब क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। हम सारी बातें डिस्कस आज की क्लास में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट, बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहला हम क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहां पर मैं अगर किसी चार्ज पार्टिकल को रखता हूं, ये कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज कितना है? इसके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू, और इसका मास मैं मान लेता हूं, इसका मास कितना है? m है। तो अब क्या होगा? अब इस पर फोर्स लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। फोर्स किधर लगेगा? पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर ही फोर्स लगेगा। अब मैं पूछता हूं आपसे कि इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो आप बोलोगे कि साहब जो फोर्स होगा, अगर इसका चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी क्यू ई। जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा क्यू ई। डायरेक्शन किधर होगी? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, ठीक है। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, सॉरी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो यहां पर F की जगह लिखूंगा मैं ma एंड इक्वल्स टू क्या होगा? ये होगा QE। तो यहां से क्या मैं एक्सेलरेशन लिख सकता हूं? सो एक्सेलरेशन विल बी QE बाय m। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये जो चार्ज पार्टिकल है एक एक्सेलरेशन से मूव करेगा। अब यहां पर अगर हम देखें, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना, ये कांस्टेंट है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, ये भी कांस्टेंट रहेगा। अब इसकी वजह से ये जो एक्सेलरेशन आएगा ये भी कैसा रहेगा? ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही रहने वाला है। मतलब किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है। क्योंकि अब ये चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो जो भी हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, जैसे कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जैसे कि s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जैसे कि v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इन इक्वेशंस का इस्तेमाल हम इसको कर सकते हैं। क्लियर है बात? नहीं, जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे कि भाई क्वेश्चन क्या है कि इस तरीके से हमारे पास ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है। इसमें ये तीन पार्टिकल्स हैं जो कि मूव करते हैं, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है एंड ये थर्ड पार्टिकल है, और ये कौन सा पार्टिकल है? ये है पार्टिकल 3। तो क्वेश्चन में पूछता क्या है? क्वेश्चन में आपसे पहली बात तो ये पूछता है नेचर ऑफ चार्ज, कि चार्ज कैसे कैसे हैं। नेचर ऑफ 1, 2 एंड 3। इन 1, 2 और 3 का नेचर बताएंगे आप। दूसरी चीज आप बताएंगे चार्ज टू मास रेशियो किसके लिए मैक्सिमम होगा, किसके लिए चार्ज टू मास रेशियो का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, वो हमें बताना। तो दो चीजें बतानी है। अब दो चीजें बतानी है, पहली चीज तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि ये जो पार्टिकल है 1 और जो 2 है वो किधर की तरफ जा रहा है? वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो हमारे दोनों चार्ज पार्टिकल रहे होंगे 1 और 2, ये कैसे होंगे? ये नेगेटिवली चार्ज रहे होंगे। ये दोनों कैसे रहे होंगे? ये दोनों नेगेटिवली चार्ज रहे होंगे। तो इसका आंसर हो गया नेगेटिव नेगेटिव।
अच्छा थर्ड वाला किधर गया, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ गया तो इस पर कैसा चार्ज होगा, तो इस पर होगा अपना पॉजिटिव चार्ज, तो थर्ड वाला कैसा होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाता है। बात आती है अब दूसरे क्वेश्चन की कि हम चार्ज टू मास रेशियो कैसे कैलकुलेट करें। तो चार्ज टू मास रेशियो के लिए ही हम ये चीज अब करेंगे। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, अब अगर हम यहाँ पर देखें भाई, अगर ये चार्ज पार्टिकल है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से शुरू होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से शुरू होगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से शुरू होकर किधर की तरफ जाता है, नेगेटिव की तरफ जाता है। ठीक है, इधर से पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही होंगी। तो यहाँ पर जो है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही हैं प्लेट्स। यहाँ पर जो ये प्लेट्स हैं इनके बीच में कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है जिसका मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं लेट से कितना है, ई है। अब थोड़ी देर के लिए अगर मैं ये मानता हूं कि तीनों पार्टिकल इनिशियली हॉरिजॉन्टली एंटर करे थे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, है ना, जैसे मैंने मार्कर, ये जैसे मार्कर इसमें एंटर करा था, ये एंटर करे हॉरिजॉन्टली। अब जैसे ही इसमें एंटर करे हॉरिजॉन्टली, तो एक चीज देखो, इनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा तो ये हल्का सा बैंड होगा ऊपर की तरफ, इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा तो ये नीचे की तरफ बैंड हो गया। क्लियर है बात। एक चीज देखो, क्या क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है, तो आपका जवाब होगा कोई फोर्स नहीं है। यहां पर मैं दो डायरेक्शन में इसको डिवाइड कर ले रहा हूं, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, यहां पर मैं इनिशियल वेलोसिटी लिख ले रहा हूं कि यू एक्स है। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू एक्स। मैंने मार्कर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसे फेंका, है ना, तो मैंने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, बट वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है। अगर मैं यहाँ पर यू वाई पूछूं तो आप बोलोगे साहब यू वाई तो जीरो है, क्योंकि आपने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है। तो यू एक्स का कुछ वैल्यू होगा, मतलब एक्स एक्सिस में कुछ एक्स एक्स में इसमें वेलोसिटी थी, बट वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं है। ठीक है साहब, तो अब ना ही एक्स एक्सिस में कोई फोर्स है, देयर इज नो फोर्स इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में कोई फोर्स है ही नहीं, है ना। सो देयर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस की जो वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा इन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मान लो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मान लो ये पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड की लेंथ मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, यहां से यहां तक इन प्लेट्स की लेंथ एल है, और ये कितने टाइम तक रहते हैं यहाँ पर इन प्लेट्स के अंदर, ये टी टाइम तक रहे पार्टिकल। तो अगर मैं टाइम पूछना चाहता हूं कि इनका टाइम इंटरवल कितना होगा जो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो टाइम पास कर रहे हैं हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, है ना। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी यू एक्स, और डिस्टेंस कितना चल रहा है एल, तो एल बाय यू एक्स, ये इनका टाइम होगा जो ये टाइम स्पेंड करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। क्लियर है बात। चलिए दूसरी चीज, अब अगर मैं यहां बोलता हूं तो अब यहां पर क्या वाई एक्सिस में कोई फोर्स है, तो आपका जवाब होगा भाई साहब बिल्कुल फोर्स है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड मौजूद है, चार्ज पार्टिकल उसके अंदर एंटर कर रहे हैं, तो इनके ऊपर फोर्स भी लग रहा होगा। तो वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स आप लिख सकते हैं कि यहां पर जो फोर्स लगेगा वो होगा F इक्वल टू क्यू ई। तो अब क्योंकि F की जगह मैं लिखूंगा एम ए, सो एम ए इक्वल टू क्यू ई, जो अभी हमने लिखा था, जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा क्यू ई बाय, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इन चार्जेस के अंदर, इन पार्टिकल्स के अंदर, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यू ई बाय एम। ठीक है जी। उसके अलावा अब वाई एक्सिस में, इन वाई एक्सिस देयर इज सम फोर्स, देयर इज फोर्स, so there will be acceleration in y axis, so y axis में acceleration भी होगा, और ये कैसा होगा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे डिसाइड किया हमने ऐसे डिसाइड किया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट रहेगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, तो हर एक पार्टिकल के लिए जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कौन सी इक्वेशन लगा लेता हूं, मैं इक्वेशन लगा लेता हूं एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
ठीक है, इसको भी ए वाई लिख लो, एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस। अब यहाँ पर देखो यू वाई तो जीरो हो गया, यू वाई जीरो हो गया तो एस वाई इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया हाफ इंटू, अच्छा ए वाई का वैल्यू कितना हो गया, ए वाई हो गया क्यू ई बाय एम, ए वाई कितना आ गया, ए वाई आ गया क्यू ई बाय एम, ठीक है। और टी का वैल्यू यहां से पुट करेंगे एल बाय यू एक्स, एल बाय यू एक्स। अब यहां से हमें क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू बाय एम का रेशियो बताओ, चार्ज टू मास रेशियो। तो मैं क्या करता हूं, क्यू और एम को इधर रखता हूं, बाकी सबको दूसरे साइड ले जाता हूं। तो मैं अगर क्यू और एम को एक तरफ रखा और बाकी सबको इधर ले गया तो ये बनेगा 2sy यू एक्स इंटू एम अपॉन में ई इंटू एल, अपॉन में ई इंटू एल, ये मेरा एक्सप्रेशन आया। क्यू बाय एम का रेशियो इनके इक्वल होगा, ठीक है, क्यू बाय एम का रेशियो क्या होगा, इनके इक्वल होगा। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, एल सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सबके लिए सेम है, एल भी सबके लिए सेम है, मास भी सबके लिए सेम है, इनिशियल जो एक्स एक्सिस में हमने वेलोसिटी दी थी वो भी सबके सेम है, और टू भी सबके लिए सेम है। तो यहां से मुझे क्या पता चला, मुझे ये पता चला कि ये जो क्यू बाय एम रेशियो है भाई साहब, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है इसके डिफ्लेक्शन पर। एस वाई मतलब वाई एक्सिस में चला गया डिस्टेंस, और वाई एक्सिस में जिसने ज्यादा डिफ्लेक्ट किया होगा उसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा। तो यहां पर अगर मैं देख रहा हूं तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किस में आ रहा है, 3 में आ रहा है, क्योंकि एस वाई जो है 3 के लिए मैक्सिमम है। सो क्यू बाय एम यानी चार्ज टू मास रेशियो भी 3 के लिए मैक्सिमम होगा। तो सबसे ज्यादा चार्ज टू मास रेशियो किसका आया, वाया पार्टिकल 3 का। क्लियर बात। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम एप्लीकेशन करते हैं इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने वाले चार्ज पार्टिकल की। क्लियर है बात। चलिए और आगे बात करते हैं। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूं, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इसमें कोई चार्ज पार्टिकल इसी की डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, ठीक है, तो इसी की डायरेक्शन में मूव करेगा। दूसरा केस, अच्छा मैं जो केस ले रहा हूं अभी, मैं ग्रेविटी फ्री केस लूंगा। दूसरा केस मैंने क्या लिया कि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर से यूनिफॉर्म, इसके अंदर ये चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी u से मूव कर रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर जा रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना कांस्टेंट। तो अब मुझे बताना है कि इसका पाथ क्या होगा। अब मुझे बताना है कि इसका पाथ क्या होगा। क्या इसका पाथ इस तरीके से जाएगा, पाथ 1, ये पाथ 1 होगा, या फिर इसका पाथ इस तरह से जाएगा, सेकंड वाला, या फिर ये इस तरह से मूव कर जाएगा, ये थर्ड वाला पाथ, अगर ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है अपना तो। क्लियर बात। मैं क्या कह रहा हूं कि एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, किसी इनिशियल वेलोसिटी u से छोड़ा जाता है विद एंगल थीटा। तो आपको बताना है इसका पॉसिबल पाथ क्या होगा, 1, 2 या 3। अब इसको समझने के लिए आप एक छोटी सी बात समझेंगे कि भाई जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, अगर मैं इसको छोड़ूंगा ये नीचे जा रहा है, अगर मैं इसको ऊपर भी फेंकूंगा तब भी ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है, और अगर मैं इसको किसी एंगल पर भी थ्रो कर रहा हूं तब भी क्या कर रहा है ये, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ भी थ्रो करूंगा तब भी ये क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को यहां से रिलीज करते हैं तब भी ये वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। अगर आप इसको ऊपर की तरफ थ्रो भी करेंगे तब भी ये घूमकर फिर नीचे की तरफ आ जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही रहता है। उसके अलावा अगर आप किसी एंगल पर भी थ्रो करते हैं तब भी ये घूम कर के आएगा, नीचे की तरफ आएगा। मतलब कोई भी एक्सेलरेशन जो होता है वो ऑब्जेक्ट को उसकी वेलोसिटी जो है अपने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में देने की कोशिश करता है। एक्सेलरेशन क्या करता है, एक्सेलरेशन ये कोशिश करता है कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो उस एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ही जाए। पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन क्या चाहेगा, एक्सेलरेशन हमेशा ये चाहेगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी मेरे ही डायरेक्शन में जाए। जिधर भी नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा हमेशा एक्सेलरेशन यही चाहेगा कि वेलोसिटी उसी के डायरेक्शन में हो। तो यहां पर अगर हम देखें तो इस पर फोर्स किधर लगेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है,
ठीक है, तो फोर्स भी किधर ही की तरफ लगेगा, इधर ही की तरफ लगेगा। इस पर फोर्स भी किधर लगेगा, इधर ही की तरफ लगेगा। F इक्वस टू क्यू ई, तो F इक्वस टू क्यू ई फोर्स लगेगा। ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, पहली बात याद रखना। ये जो मैं दूसरा केस ले रहा हूँ, ये 1 और 2, यहाँ पर G 0 है, हम ग्रेविटी को कंसिडर नहीं कर रहे। अभी अगले केस में करेंगे, यहाँ पर हम कंसिडर नहीं कर रहे, तो एक ही फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा क्यू। तो इसी की वजह से क्या होगा, अब इधर की तरफ फोर्स है तो इधर ही की तरफ एक्सेलरेशन भी आएगा, कितना होगा, क्यू ई बाय एम, नेट एक्सेलरेशन। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो कौन सा पाथ बनेगा हमारा, ये पाथ नंबर 2 इधर ही की डायरेक्शन में, मतलब पाथ नंबर 2 हो गया। मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है बात। तीसरा केस, अब थर्ड केस हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर G भी 0 ना रहे। अब अगर G भी 0 ना हो तो अब क्या होगा, अब भाई ये फिर से अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है जी। ये फिर से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर फिर से वही किया कि हमने एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया है किसी इनिशियल वेलोसिटी u से, किसी एंगल थीटा पर हमने इसको थ्रो किया है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अब इसका मास भी है हमारे पास m, और इस बार G भी 0 नहीं है। तो अब हम क्या देखेंगे, हम इस पर देखेंगे नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, और उस नेट फोर्स के हिसाब से हम इसका नेट एक्सेलरेशन देखेंगे, और उसी के डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। क्या देखेंगे, हम देखेंगे इस पर नेट फोर्स किधर लगेगा। अगर पहले तो फोर्स देखो, एक तो फोर्स लगेगा इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से QE, और एक फोर्स लगेगा इसका खुद का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है जी। अब इसमें नेट फोर्स किधर होगा, नेट फोर्स होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, इसके बीच में। इस तरीके से कितना हो जाएगा नेट फोर्स, नेट फोर्स विल बी अंडर रूट QE का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। तो ये नेट फोर्स आ गया, नेट फोर्स आ गया। इसी डायरेक्शन में नेट एक्सीलरेशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, F नेट बाय m। अब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी भी जाएगी। तो ये पार्टिकल कैसे मूव करेगा, ये पार्टिकल पहले तो इस तरीके से जाएगा एंड देन ये अपने एक्सेलरेशन के पैरेलल हो जाएगा, ये इस पार्टिकल का पाथ बनेगा। तो हमेशा याद रखना, एक नोट याद रखना, नोट हमेशा याद रखना, एक्सेलरेशन हमेशा पार्टिकल की वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है, अपनी डायरेक्शन में लाता है या लाने की कोशिश करता है। जब भी एक्सेलरेशन होगा, वो जिस भी पार्टिकल को वेलोसिटी दे रहा है वो हमेशा उस पार्टिकल को अपनी ही डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। तो इस पार्टिकल का पाथ इसके पैरेलल इस तरह से आएगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है बातें, जरूर समझ में आ रही होंगी। नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब और बातें हम इस पर करते हैं और चर्चा करते हैं इसके ऊपर कि भाई जैसे मान लो अगर ये कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है, ये कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, तो इस पर वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, ये इसका फोर्स हो गया mg, ठीक है, इस पर फोर्स लगा mg यहाँ से। तो अब अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालता हूँ तो एक्सेलरेशन कितना होगा, F बाय m हो जाएगा, और यहाँ से जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो g के इक्वल आ जाएगा, और ये जो फोर्स है ये क्या ले रहे हैं हम, कांस्टेंट होता है। इसी तरह से अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और उस पर फोर्स लग रहा है QE, तो यहाँ से उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, QE बाय m, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहता है तो जो एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट रहता है। मतलब मैं इन दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करा सकता हूं, और जहां पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाली चीजें होती हैं उन सब चीजों पर मैं इस चीज को अप्लाई कर सकता हूं। मतलब जैसे अगर मैं इक्वेशन लिख रहा हूं v इक्वल्स टू u प्लस gt, तो मैं यहां g को रिप्लेस कर सकता हूं विद QE बाय m। अगर मैं लिख रहा हूं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, तो मैं g को रिप्लेस कर सकता हूं विद QE बाय m। अगर मैं लिख रहा हूं रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, तो मैं यहां पर g को रिप्लेस कर सकता हूं विद QE बाय m।
चलिए फटाफट इसका एप्लीकेशन देखते हैं। इस चीज को एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि हमें दिया गया है कि वर्टिकली डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड है 400√3 न्यूटन पर कूलम का। ठीक है जी। हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसको हम थ्रो करते हैं विद सम वेलोसिटी u, और u का जो वैल्यू है, u का वैल्यू आपको गिवन है 2√10 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। हम इस वेलोसिटी से इसको थ्रो करते हैं तो ये इस पॉइंट पर आना चाहिए जो कि 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो बताइए हम इस एंगल थीटा को कितना रखेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, जो कि कांस्टेंट है और उसका मैग्नीट्यूड है 400√3 न्यूटन पर कूलम। उसके अलावा इस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पर थ्रो किया जाता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर विद सम वेलोसिटी u, जिसका वैल्यू है 2√10 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अब हमें यह बताना है कि अगर मैं चाहता हूं कि पार्टिकल इस पॉइंट ए से बी तक पहुंचे और ये डिस्टेंस 5 मीटर होना चाहिए, बस यहां तक ये चला जाए, तो बताइए ये जो एंगल थीटा है इसका वैल्यू मैं क्या लूंगा। उसके अलावा मुझे बताना है कि ये कितनी देर एयर में रहेगा, मतलब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, और हमें बताना है टाइम, और बताना है कि इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। क्लियर है बात? अब ये चीज आपको मालूम है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस करा कि अब इसमें अगर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स किधर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। फोर्स नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या करेगा, इसको वापस अपने डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। मतलब ये जो पार्टिकल है इस तरह से पैराबोलिक पाथ बनाते हुए यहां पर पहुंचेगा। ये जो पार्टिकल है ये इस तरह से पैराबोलिक पाथ बनाते हुए यहां पर पहुंचेगा। अब ये जब पैराबोला यहां पर आ गया, जब ये पैराबोला यहां पर इंक्लूड हो गया, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है रेंज का, क्या होता है, r = u²sin2θ/g। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है u²sin2θ/g अगर ग्रेविटेशनल फील्ड होता, बट यहां पर तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैंने अभी बोला कि इस g को हम रिप्लेस कर देंगे अपने एक्सेलरेशन से, जो कि कितना हो जाएगा QE/m, और आपको Q/m का वैल्यू भी गिवन है, चार्ज टू मास रेशियो भी गिवन है, जो कि है 10⁻10 कूलम पर kg। तो अब बस वैल्यू पुट करेंगे। ये r मालूम है, r तो कितना है भाई साहब 5 है, आपको थीटा बताना है, u का वैल्यू भी आपको मालूम है, फटाफट वैल्यू लगाएंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो r कितना हो गया, r हो गया 5, u कितना हो गया 2√10, सो 4 इंटू 10 इंटू 10⁻12 साइन 2θ डिवाइडेड बाय Q/m कितना हुआ 10⁻10 एंड E कितना हुआ 400√3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो ये 10 और 2 12 पावर हो गई, ये 12 पावर को कैंसिल कर दिया, और यहाँ से ये 5 2 10 हो गया, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। सो यहाँ से साइन 2θ का वैल्यू आता है अपने पास √3/2। साइन 2θ का वैल्यू कितना आया √3/2। अब साइन 2θ इक्वल्स टू कितना हो सकता है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ 2θ का वैल्यू क्या हो सकता है, 2θ का वैल्यू 60 डिग्री हो सकता है। क्या सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, क्या सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल? अगर मैं यहाँ साइन 60 रखता हूँ तो साइन 60 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, साइन 60 रखूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगा अपना थीटा 30 डिग्री। मतलब अगर मैं इसको 30 डिग्री पर थ्रो करूंगा तो ये 5 मीटर दूर जाकर गिरेगा। अच्छा, क्या एक ही वैल्यू ऐसी पॉसिबल है, क्या और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है? तो दूसरी वैल्यू भी पॉसिबल है। दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है कि अगर तुम 2θ को 120 डिग्री ले लेते हो, साइन 120 भी कितना होता है, साइन 120 भी तो √3/2 होता है ना। साइन 120 का अगर वैल्यू फाइंड करेंगे आप लोग, साइन 120 को क्या ले सकता हूं मैं, साइन 180 - 60, एंड ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव रहेगा और 180 यहाँ चेंज रहेगा, साइन 60 अगेन √3/2। तो यहाँ से अगर मैंने देखा इसको डिवाइड किया तो थीटा फिर से कितना आ गया 60 डिग्री। तो मतलब थीटा के दो वैल्यू पॉसिबल है। अगर मैं थीटा को 60 डिग्री पर थ्रो करूंगा तब भी यहीं पर जाकर गिरेगा। थीटा को अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को 60 डिग्री पर थ्रो करूं या 30 डिग्री पर थ्रो करूं तो ये 5 मीटर पर जाकर गिर सकता है। तो अब दोनों अलग अलग केसेस में हम टाइम भी बता सकते हैं। अब जब टाइम निकालने की बारी आई तो हम फॉर्मूला क्या लेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे t = 2u sin θ/g। अब हमें u भी मालूम है, g भी मालूम है, थीटा भी मालूम है, बस वैल्यू पुट करें आंसर निकालें। तो वैल्यू पुट करते हैं तो पहले अगर मैं थीटा ले रहा हूं 30 डिग्री तो कितना हो जाएगा, t = 2 इंटू यू का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 2√10 इंटू 10⁻6 इंटू साइन
31/2, और ये जी की जगह क्या हो जाएगा, जी की जगह अपना आएगा QE/m, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है भाई। QE/m का Q/m का वैल्यू 10⁻10 एंड E का वैल्यू कितना गिवन है 400√3। अगेन यहां से ध्यान दो, कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, और ये 10 और 2 12, ऊपर जाएगी -6 हो जाएगी 10⁻⁻6, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना √ इंटू ये 402 से इसको डिवाइड कर दो, 200 बार ये डिवाइड हो गया इससे, तो ये कितना आ गया, ये आ गया अपना √10/200, ये 2 बचेगा 2√3। अब इसको भी हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे हम 10⁻⁻6, इसको सारे को अंडर रूट में कर दूं, सारे को अगर मैं अंडर रूट में करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा 4 इंटू ये 3, 2 to the 4, 2 5 the 10, so answer will be t equals to √5/6 and 10⁻6 is micro, so it is √5/6 माइक्रो सेकेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, जब हम थीटा को 30 डिग्री ले रहे हैं, जब मैं इसको 30 डिग्री एंगल पर थ्रो करूंगा तब ये यहां पर जाकर गिरेगा, और आंसर कितना आएगा, जो टाइम लगेगा वो लगेगा √5/6 माइक्रो सेकेंड्स। थीटा जब मैं 60 डिग्री लूंगा तो कितना आंसर आएगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्या टाइम सेम आ रहा है या अलग आ रहा है, कितना आ रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमने ये जाना, यहां पर हमने ये जानने की कोशिश करी कि कैसे हम जी की जगह QE/ रिप्लेस करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं इजीली। जहां पर भी जी का वैल्यू आ रहा होगा उसको अपना QE/m से रिप्लेस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और इसके एप्लीकेशन देखते हैं, जो कि देखते हैं हम किसमें, सिंपल पेंडुलम के अंदर। फटाफट इसको नोट करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं कि सिंपल पेंडुलम में कैसे करेंगे। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम कि भाई अगर हमें कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया, मान लो मैंने बोला ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। क्लियर है भाई। यहां पर हमने एक ये पेंडुलम रखा हुआ है जिसका लेंथ L है, इस बॉब का मास m है, और इसका चार्ज जो है वो +q है। ठीक है, तो अब मैंने बोला कि भाई बताइए इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो पहली बात तो आपको सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, कितना होता है, t = 2π√L/g। अब याद रखेंगे यहां पर ये जो g होता है ये क्या होता है, ये होगा g इफेक्टिव। ये जो g होगा ये कितना होगा, g विल बी g इफेक्टिव, कि g का इफेक्टिव वैल्यू कितना है। अब कैसे निकालेंगे इफेक्टिव वैल्यू, कि इस पर देखें भाई, अगर ये हमारा पार्टिकल है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, चार्ज इस पर Q है, मास इसका m है, तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, एक तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और इस पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो इसकी वजह से एक और फोर्स लगेगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, कितना हो जाएगा QE। अगर मैं अब नेट फोर्स पूछता हूं तो आप बोल दोगे साहब नेट फोर्स तो इस पर हो गया mg + QE। अच्छा जी, अब यहाँ नेट फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m × g इफेक्टिव, सो g इफेक्टिव विल बी इक्वल टू mg + QE। अब यहाँ से m से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो g इफेक्टिव का वैल्यू कितना बन गया, g इफेक्टिव विल बी g + QE/m। अगर वेट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में आ रहे हैं तो g इफेक्टिव क्या होगा, g इफेक्टिव विल बी g + QE/m, तो यहाँ पर g इफेक्टिव की जगह ये वैल्यू लगा देंगे। अगर मैं बोलता कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, अगर मैं बोल देता इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर मैं बोलता कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, तब बताओ क्या फर्क पड़ेगा। अगर ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और ऊपर की तरफ जा रहा है तो अब क्या होता, अब इस पर फोर्स लगेगा बट ऊपर की तरफ। अब इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा किधर की तरफ, QE फोर्स लगेगा बट लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, तो अब जी इफेक्टिव हो जाएगा g - QE/m। और इस वाले केस में याद रखना, ये जो हम दूसरा केस ले रहे हैं इसमें हम ये भी ले रहे हैं कि mg जो है QE से ज़्यादा है, mg जो है QE से ज़्यादा है। अगर QE ज़्यादा होगी तो ये तो ऊपर भाग जाएगा, है ना, तो mg है वो QE से ज़्यादा है। तो अब अगर मैं यहाँ पर F नेट लिखूंगा तो F नेट कितना लिखूंगा, मैं लिख दूंगा mg - QE, और यहाँ से g इफेक्टिव कितना हो जाएगा, g इफेक्टिव विल बी g - QE/m। और इस तरीके से आप इसका क्या लिख पाएंगे, इस तरीके से आप इसका टाइम पीरियड यहाँ पर लिख पाएंगे। एक क्वेश्चन एक बार एक एग्जाम में आया था आपका IIT के, कि भाई क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन सिंपल सा ये था,
क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पर हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, एक ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है। यहाँ पर एक पेंडुलम हमने लगा रखा है जिसकी लेंथ L है और मास जो है बॉब का वो m है। जो बॉब का मास है वो कितना है, बॉब का मास है m। तो अब आपको बताना था कि भाई साहब इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो आपको क्या बताना था, आपको बताना था इसका टाइम पीरियड कितना होगा। जब इसका टाइम पीरियड निकालना है तो भाई साहब क्या निकालना है, हमें जी इफेक्टिव निकालना है। जी इफेक्टिव निकालना है तो जी इफेक्टिव निकालने के लिए हमें नेट फोर्स देखना पड़ेगा। नेट फोर्स अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है लेफ्ट टू राइट। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस पर इसकी वजह से फोर्स लगे, वो फोर्स कितना हो जाएगा, वो फोर्स हो जाएगा QE टुवर्ड्स राइट। इसके पास मास है तो इसका खुद का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो इनका जो नेट फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, इन दोनों के बीच में। तो नेट फोर्स अगर मैं यहां लिखूंगा सो नेट फोर्स विल बी अंडर रूट mg का होल स्क्वायर प्लस QE का होल स्क्वायर। अगर ये नेट फोर्स हो गया तो यहां पर जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा, जी इफेक्टिव विल बी अंडर रूट mg का होल स्क्वायर प्लस QE का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय m। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस QE बाय m का होल स्क्वायर। अभी हमारे पास जी इफेक्टिव का वैल्यू आ गया, जी इफेक्टिव का वैल्यू लगा दो। सो द टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट L अपॉन में अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस QE बाय m का होल स्क्वायर। तो इस तरीके के आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इनके ऊपर बेस्ड। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, टाटा बाय बाय, सी यू।